आज हम लोग जो न्यूज़पेपर देखने वाले हैं वो स्पेशली जनसत्ता का एडिटोरियल होगा। और यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपका दिल्ली एडिशन होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका इंडिया के संदर्भ में दिया गया है कि कैसे भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट आपका इकोनॉमिक वाला कंट्री बनने वाला है। ठीक है, और ये आज आपका डेट जैसा कि आप देख रहे हैं 11 जुलाई का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हम लोग पॉइंट हम लोग जनसत्ता का देखेंगे, उसके आफ्टर हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण में भी कुछ पॉइंट है तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो उसको चलिए शुरू करते हैं और फिर जानते हैं। चलिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर हम देखें तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसको बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बीते दिनों जो है प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि 2028 तक जो है भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? तो आप अगर देखें तो 2028 तक भारत बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला जो है कंट्री बन जाएगा। गौरतलब है कि पिछले जो है वर्ष जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने जीडीपी के आकार के हिसाब से विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था होने का तमगा हासिल किया था। ठीक है, यानी पिछले वर्ष की बात की जा रही है, यानी 2022 में हम लोग थर्ड, मतलब अभी तो हम लोग 2028 में क्या बनेंगे? थर्ड बनेंगे। और ये हम लोग 2022 में फिफ्थ लार्जेस्ट आपके इंडिया का रैंक हो चुका है अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे यही राइटर का बताया जाना है कि आज जो है भारत में आगे चीन, भारत से जो आगे है वो चीन है आपका। भारत से आगे क्या है? तो आपका चाइना है, उसके अलावा अमेरिका है, चाइना है, जापान, जर्मनी भारत से आगे है। और नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे कौन है? तो आपका इंडिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2028 तक जो है भारत के तीसरे अर्थव्यवस्था बनने के सपने को पुष्टि करती है। ठीक है, कि ऐसा जो IMF का रिपोर्ट दिया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2028 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो है 5.58 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा तथा उस समय भारत में जो है विश्व में तीसरे पायदान पे होगा। ठीक है, जापान जो है 5.34 खरब अमेरिकी डॉलर के साथ जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है, यानी 4 नंबर पे है आपका जापान। उसी के अलावा अगर देखा जाए तो आपका जापान जो है, उसके अलावा जर्मनी जो है आपका 5.0 खरब जो अमेरिकी डॉलर के 5वें नंबर पे होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? तो आपका 5वें नंबर पे क्या होगा? तो चौथे नंबर पे तो हमने देख लिया जापान को, 5वें नंबर पे जो है वो आपका होगा जर्मनी। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर इस संदर्भ में यह गौरतलब है कि उस दौरान क्या है, तो चीन की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? तो 27.49 खरब डॉलर तथा अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार जो है 32.35 खरब डॉलर के बराबर होगा। ठीक है, यानी चीन भारत से 5 गुना से अधिक बड़ा होगा। यानी चीन जो है भारत से कितना गुना होगा? तो 5 गुना अधिक बड़ा होगा। तो अमेरिका 6 गुना से अधिक। ठीक है, और अमेरिका जो होगा 6 गुना से अधिक होगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो अगर इस तरह से देखें, उसके अलावा यहाँ जो स्पेशली एक बात बोला जा रहा है, यहाँ जो आपका दिखाया जा रहा है, तो चीन भारत से कितने गुना है? तो 5 गुना है। और अमेरिका 6 गुना से अधिक हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है, और देन आफ्टर आपका चाइना हो जाएगा। इसलिए इन दिनों जो है चर्चा की जा रही है, चर्चा हो भी रही है कि जब भारत विश्व का तीसरा महाशक्ति बन जाएगा तो उस समय वह अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत छोटा होगा। ठीक है, यह भी देखने को मिला है कि जापान और जर्मनी भारत से बहुत अधिक पीछे नहीं रहेंगे। उन दिनों जो है मुल्कों की तकनीकी में महारत के चलते भविष्य में होने फिर से भारत पर बढ़त मिल सकती है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भारत के लिए जो है मुश्किल और बढ़ेगी, और आपका क्योंकि भारत तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है और घरेलू स्तर पर जो है जीडीपी के आकार के हिसाब से क्या है प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना मुश्किल काम रहेगा। ठीक है, यह भी सच्चाई है कि वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका के साथ क्या है भारत की तुलना एक सपना ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका विश्व में तकनीक के क्षेत्र में अपने बादशाहत रखता है। ठीक है,
तथा पिछले कई वर्षों से बताया जा रहा है कि विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था की जीडीपी के आकार में इसका हिस्सा 1/3 से अधिक है। ठीक है, अगर बात किया जाए अमेरिकी तकनीकी का, तो जैसा कि आईएमएफ को की जो आपकी रिपोर्ट आई थी 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक क्या होता है कि जब विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं के जीडीपी के आकार जो है वो 100 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है, जो कि क्या हुआ, जो कि वर्ष 2000 में 34 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है था। ठीक है, पिछले 22 वर्षों में क्या हुआ कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का जीडीपी का आकार क्या हुआ, तो 3 गुना बढ़ गया और इन सब में अमेरिका ने प्रथम पायदान पर रहते हुए विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में अपने हिस्से को एक तिहाई से अधिक बना दिया। ठीक है, बनाए हुए है। चीन ने भी पिछले 15 से 20 वर्षों से आर्थिक स्तर पर अप्रत्याशित वृद्धि की है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी जो है वो 3 गुना हो गई है। ठीक है, भारत चीन के साथ अपना मुकाबला करता रहता है, जबकि चीन की स्पष्ट सोच है कि भारत उसके साथ मुकाबले में नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जबकि चीन की स्पष्ट सोच है कि भारत उसके साथ मुकाबले में नहीं है, इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि शायद चीन का यह तर्क रहता है कि भारत बड़ी मात्रा में जो है वो आयात के मामले में घाटा तकरीबन 100 अरब डॉलर का है। यानी चीन के साथ भारत का आयात निर्यात की तुलना में जो है वो ज़्यादा है। यानी भारत का आयात निर्यात की तुलना में आयात जितना करता है और जितना निर्यात करता है, तो ये क्या है कि आपका चीन के साथ भारत का आयात निर्यात की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। यानी आयात वो ज़्यादा करता है इंडिया और निर्यात कम करता है चाइना को। पिछले 30 वर्षों में बताया जा रहा है कि भारत ने अपने आर्थिक विकास नीतियों में आमूल परिवर्तन करके लगातार एक अच्छी आर्थिक विकास दर बनाए रखा है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 1991 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मात्र 0.3 खरब अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2004 तक 0.52 खरब अमेरिकी डॉलर हुआ। इस दौरान भारत नए आर्थिक सुधारों के दौर से निकल रहा था। उसी दौरान पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके चलते कुछ वर्षों तक क्या होता है कि भारत पर कई जो है वो वैश्विक आपका आर्थिक प्रतिबंध लगे रहे। मगर क्या होता है कि मगर वर्ष 2003-04 से अगर लेकर के देखें तो 2013-14 तक भारत ने अपने जीडीपी के आकार को 1.96 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है कि इस दौरान 2007 की अमेरिकी मंदी और वैश्विक संकट का भी भारत ने सामना किया है। फिर 2013 से 14 से लेकर के 22 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया है कि 3.39 खरब अमेरिकी डॉलर का मुकाम हासिल किया है। ठीक है, भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है, यानी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बना हुआ है भारत। अब आईएमएफ द्वारा चालू वर्ष 2023 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3.75 खरब डॉलर अनुमानित किया गया है। ठीक है, पिछले तीन दशकों का जो है भारत का आर्थिक सफ़र बहुत शानदार रहा है। ठीक है, अगर 3 दशक में बात किया जाए तो काफ़ी शानदार रहा है। इससे बताया जा रहा है कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था शक्ति निश्चित रूप से बनेगा। तीसरी बड़ी शक्ति महाशक्ति बनने का ख्वाब जो यकीनन एक सुखद अनुभूति है, पर इस बात का विश्लेषण करना भी अत्यंत आवश्यक है कि क्योंकि चीन और अमेरिका बड़ी जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 3 वर्षों के आंकड़े को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कद जो है वो 0.55 खरब अमेरिकी डॉलर ही बढ़ा है, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था चाइना और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार जो है वो 3.76 खरब डॉलर और 4.08 खरब डॉलर बढ़ा है। अगर इन दोनों कंट्रियों को हम देखते हैं तो राइटर का अगला आपका कहना क्या है कि यानी कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार जो पिछले 4 वर्षों में बढ़ा है, ठीक है, उससे कम तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान जीडीपी स्तर यानी कि 3.39 खरब डॉलर है। ठीक है, अगर बात किया जा रहा है कि आखिर
ऐसा क्या पिछले कुछ वर्षों में घटित हो गया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तुलनात्मक रूप से इन दोनों से कम कर दिया? ऐसा कुछ तो रीज़न रहा होगा, राइटर यही बताना चाहते हैं यहाँ पे। अन्यथा आज भारत जो है वो जहाँ जहाँ है उससे कहीं आगे होता और तीसरी अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनने का ख्वाब 2028 से पहले पूरा कर चुका होता। 4 वर्षों में भारतीय रुपया जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुआ है। इस दौरान बताया जा रहा है कि भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 20% गिरा है, ठीक है, जबकि चीन की मुद्रा युआन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतनी गिरावट नहीं देखी गई है। इसी का परिणाम है कि चीन का जीडीपी बड़ी तेज़ी से पिछले वर्षों में बढ़ा है। यह भी स्पष्ट है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह भी स्पष्ट है कि रुपये के कमज़ोर होने के कारण ही यहाँ आयात बिल महंगा हुआ है, ठीक है, और घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ती रही है जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। आपका अगला कहा जा रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में भारत के लिए विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उस दौरान चीन और अमेरिका की तुलना में भारत बहुत कमज़ोर रहेगा। लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक नीति में एक फिर से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अब विश्व की बड़ी आबादी वाला मुल्क है तथा घरेलू स्तर पर बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के कई नए तौर तरीके देखने को मिलेंगे। तो फिर भी पिछले 3 दशकों की बात अगर करें तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रगति का श्रेय 90 के आर्थिक सुधारक हो जाता है। यानी अगर ये बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है तो ये आपका 90 में जो आर्थिक सुधार किया गया है उससे देखा जा रहा है, जिससे बड़ी तेज़ी से भारत की विश्व में क्या हुआ कि 5वीं अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनने का मुकाम पर खड़ा किया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1991 से लेकर के 2014 तक औसतन 7.81% की विकास दर हासिल की है, जो कि बहुत सराहनीय है। वहीं वर्ष 2004 से 14 के बीच जो अगर देखें तो विकास दर 13% से अधिक रही है अगर इन 10 वर्षों में देखें तो। अगला आपका बताया जा रहा है कि 2014 के बाद अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन विकास दर 6% से आसपास सी रही है, ठीक है। उसके अलावा जो कि चिंताजनक है, पर इसे नकारात्मक नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ है कि भारत जीएसटी सहित कई आर्थिक सुधार भी हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 6% से बढ़ा तो इसमें जो है आपका जीएसटी भी है और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं भारत के द्वारा। इसके अलावा अप्रत्याशित रूप से कोरोना महामारी ने तकरीबन 1.5 वर्ष तक अर्थव्यवस्था पर पड़े आर्थिक दुष्प्रभाव ने भी आर्थिक विकास को बाधित किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इस तरह से पॉइंट को, ठीक है ना। इसमें आपका जो है ये मैं न्यूज़ कवर कर रही हूँ, दैनिक जागरण में जो है वो न्यूज़ आया है कि भारत जो है फ्रांस से खरीदेगा 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वो आपका खरीदेगा भारत, ठीक है। तो दैनिक जागरण का हम लोग एडिशन को भी देख लेते हैं जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगा, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको डिटेल में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे भारत और आपका फ्रांस से किस तरह का जो है वो टाई अप किया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि भारत जो है अब फ्रांस से और 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ खरीदने को तैयार कर रहा है, ठीक है। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदे की घोषणा संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी महीने होने वाले फ्रांस दौरे के समय की जाएगी, ठीक है। यह सौदे की अंतिम कीमत नहीं है, ठीक है, यानी ये जो है इसमें घट बढ़ भी सकता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत जो है रक्षा सौदे में भारत की रियायत मिलने की उम्मीद है। करार से जुड़ी मोल तोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सौदे की घोषणा होगी, ठीक है। यानी पूरी तरह से मतलब रेट को भी देखा जाएगा और भी बहुत सारे चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेनाओं ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसके क्या होता है कि जिसके कारण भारतीय नौसेना को 22
सिंगल सीट वाले राफेल मरीन विमानों के साथ 4 ट्रेनर विमान भी मिलेगा। ठीक है, नौसेना ने युद्धक विमानों और पनडुब्बियों की कमी बताई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि INS विक्रमादित्य और विक्रांत पुराने पड़ चुके MiG-29 उड़ान भरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा चुनौतियों को देखते हुए इन दोनों भारतीय युद्धपोतों के लिए राफेल विमानों की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस बीच बताया जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत जो नौसेना जो है वो नौसेना प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के तौर पे आपका स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इन पनडुब्बी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। सूत्रों का कहना है कि भारत इस रक्षा सौदे में बड़ी रियायत की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वह इस सौदे को मेक इन इंडिया के तहत पूरा करना चाहता है। औद्योगिक सूत्रों का कहना है कि राफेल मरीन डील के लिए जो है भारत और फ्रांस वैसे ही एक संयुक्त आपका टीम बना करके समझौता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही आपका बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे आपका 36 राफेल युद्धक विमानों के लिए किए जाएंगे, इन रक्षा प्रस्तावों पर पहले ही रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठकें में क्या हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। इन प्रस्तावों को अगले कुछ ही दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे आप यहाँ पे जो आपने कल भी न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुँचे भारतीय राफेल, तो राफेल जो था वो फ्रांस पहुँचता है परेड में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय जो राफेल पेरिस के चैंप्स LC में 14 जुलाई को होने वाले बास्टी डे परेड जो होने वाला है फ्रांस में, तो क्या होगा, हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुँच गए हैं। इस परेड में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे, वह 13 जुलाई को पेरिस पहुँचेंगे। ठीक है, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनैन ने सोमवार को बताया कि शुक्रवार को बास्टी डी पर जो है पेरिस के आसमानों को भारतीय राफेल क्या होगा, चूमेगा। और 8 जुलाई को 4 राफेल और 2 C-70 ग्लोमास्टर जो होगा वो आपका फ्रांस में स्वागत किया जाएगा। ठीक है, मतलब C-70 ग्लोमास्टर भी वहाँ गया है। ठीक है, 4 राफेल भी गया है और ग्लोमास्टर भी गया है। फ्रांस की सैन्य परेड 14 जुलाई को होगी। यह अवसर फ्रांस और आपका भारत की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का भी होगा। ठीक है, यानी 25 ईयर्स हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के। ठीक है, तो ये आपने न्यूज़ देख लिया है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, जो आपका डिफेंस डील हुआ है आपका जो फ्रांस और इंडिया के बीच। ठीक है, एक आपका ब्रिटेन और FATF के बीच जो आपका एक रोज़गार परक सेक्टर की बात जो की जा रही है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आया है जिसमें कि इंडिया का भी बहुत सारा आपका जो है इम्पोर्टेंस है। तो उसको देख लेते हैं जो इंडिया और आपके ब्रिटेन के बीच चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। ब्रिटेन के साथ FTA में रोज़गार परक सेक्टर पर रहेगा फोकस जो किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते में भारत का फोकस रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी करना होगा। ठीक है, यानी इंडिया चाहता है कि आपका रोजगार भी ऐसे सेक्टर जो है वो उसमें देने की बात की जाए। ठीक है, मतलब दोनों कंट्री के बीच में इस तरह का टाई अप किया जाएगा ताकि निर्यात के साथ साथ घरेलू स्तर पर रोजगार भी बढ़े सके। भारत की कोशिश है कि ब्रिटेन में होने वाले गारमेंट्स, लेदर, जेम्स एवं ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे आइटम के निर्यात पे शुल्क 0 हो जाए। ठीक है, यानी इंडिया का ऐसा कहना है कि इस पे जो है वो निर्यात पे क्या हो जाए, तो आपका टैक्स क्या हो जाए, तो आपका 0 हो जाए। यहाँ पे जैसे आप देख भी रहे होंगे, जिससे भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन के बाज़ार में दूसरे देशों के साथ आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सके। अभी बोला जा रहा है कि ब्रिटेन के बाज़ार में बांग्लादेश हो गया, ब्रिटेन के बाज़ार में बांग्लादेश, उसके अलावा आपका वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भारत की कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी भारत अपनी प्रोफेशनल को जो है ब्रिटेन में अधिक से अधिक कारोबारी अवसर दिलाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रही हो और अब जो है वो अब अगले चरण की बातचीत के लिए वाणिज्य और आपका उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 10 से 12 जुलाई तक ब्रिटेन के दौरे पे हैं। ठीक है, आपका बताया जा रहा है पीयूष गोयल जी जो है
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि अगर यहाँ पे देखते हैं कि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऐसा बोला गया है कि दोनों देशों के बीच जो है FTA को लेकर के चल रही वार्ता अंतिम दौर में, ठीक है, यानी इस तरह का हो जाएगा दोनों के बीच में आपका जो वार्ता, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर तक FTA दोनों होने की उम्मीद है, यानी दिसंबर से इस तरह का आपका देखने को मिलेगा। इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार के साथ सर्विस सेक्टर और निवेश को भी शामिल किया गया है। FTA में SME और आपका जो व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ध्यान रखा गया है, ठीक है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि उनके SME एक दूसरे देश की व्यापारिक प्रणाली को समझने के साथ अपने कारोबार की संभावना तलाश सकेंगे, ठीक है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आप अगर देखें तो ब्रिटेन जो है वो मतलब इस बात को लेकर के भी सहमति बन चुकी है। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले प्रोफेशनल एक दूसरे देश में आसानी से आ जा सकेंगे और उनके वीज़ा नियम को सरल किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि भारतीय छात्र एवं अन्य प्रकार के जो है नौकरी पेशा वाले के लिए ब्रिटेन की तरफ से वीज़ा नियम में खास छूट देने की संभावना नहीं है, ठीक है। दूसरे तरफ बोला जा रहा है कि ब्रिटेन मुख्य रूप से भारत और ऑटोमोबाइल और अल्कोहल बेवरेज पर ड्यूटी में खासी कटौती के लिए कह रहा है, ठीक है। यानी जो आपका ब्रिटेन इस तरह का बात कह रहा है और इंडिया को क्या चाहिए ब्रिटेन से और किस तरह का दोनों कंट्री के बीच में क्या एग्रीमेंट हो, ये भी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे भी शॉर्ट में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की मांग अल्कोहल पर शुल्क घटाए भारत, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। नहीं, भारत से मांग किया जा रहा है कि अल्कोहल पे आप शुल्क घटा दीजिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनी के महानिदेशक मतलब विनोद गिरी जी ने बताया कि ब्रिटेन चाहता है कि अल्कोहल पर लगने वाले 150% शुल्क को घटा करके 75% और अगले 3 साल में 30% कर दिया जाए। इसकी मांग के लिए फिलहाल शुल्क जो है 100% रखा जाए और जो है 10 साल में इसको क्या कर दिया जाए कि 50% जो है वो तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अल्कोहल बेवरेज के आयात में 40 से 45% की क्या बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा है जो भी इंडिया और आपके ब्रिटेन का जो मतलब आपका FATF के थ्रू जो आपका वार्ता चल रहा है दोनों देशों के बीच में, तो इस तरह से न्यूज़ निकल के सामने राइटर के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमने मेन सेक्टर को देखा जिससे कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे और अच्छे से पढ़ते रहें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।